बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 2 लेसन का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हमने जो लास्ट लेसन देखा था उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नौ आबादकारी के मायने, दूसरे हैं सनती इनकलाब के क्या रीज़न्स थे, वो आपको तसव्वुराती खाके में भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद हमने देखे थे अमेरिका की जंग आज़ादी और स्पेन जो उसने अमेरिका में नौ आबादियात क़ायम किए थे तो उसकी वजह से वहाँ क्या खुशहाली आई। और लास्ट हमने देखा था ब्रह्मी जंगी। तो इन सब की आप अच्छे से स्टडी कर लो। तो ये लास्ट लेसन हो चुका हमारा। अब हमारा जो थर्ड लेसन हमारा है भारत और यूरोपीय नौ आबादियात। अब वो लेसन था दुनिया में कहाँ यूरोपीय नौ आबादियात क़ायम हुए उनके बारे में। अब ये लिमिटेड लेसन है, तीसरा लेसन ये सिर्फ कहाँ तक के आ रहा है यहाँ पर इसमें भारत से मुतालिक। तो ये लेसन जो है आपको इसमें से 3 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर ओवरऑल ये लेसन देखा जाए तो अपना जो सिलेबस में रखा गया है तो ये 9 मार्क्स के लिए है। तो जो क्वेश्चंस इसमें से आएंगे तो उन मतलब किस टाइप के आ सकते हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते भी चलेंगे। तो इसको अच्छे से आप थोड़ा सुनिए समझिए तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। तो ये जो थे यूरोपीय नौ आबादियात, तो हमको जो जिसके बारे में इस लेसन में मालूमात लेनी है वो है पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी। तो इन यूरोपीय नौ आबादियात की किस तरह से तोसी हुई और हमारे मुल्क पर इसके क्या असरात हुए उनके बारे में ये लेसन में दिखाया गया है। एक शॉर्टली हम आपको बता देते हैं कि मतलब कि कैसे कैसे ये लोग आए, इन्होंने यहाँ पर किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाए और उसका यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में ये लेसन बताएगा। तो हम इसको है ना वन बाय वन शॉर्टली थोड़ा सा इसको समझ लेंगे और उसके साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वाला पुर्तगाली। ये पुर्तगाली जो है इनके बारे में देखो ये कहा जाता है कि ये आए थे इंडिया में सबसे पहले और गए थे यहाँ से सबसे लास्ट में। ठीक है। तो इन लोगों का कैसा था कि इनके इसमें जो जो चीज़ें हुई हैं तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनकी एक आमद कब हुई आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी जंग हिकमत अमली क्या थी, जहाज़ साजी किस तरह से करते थे, इंतज़ामिया, मजहबी पॉलिसी और कारतास। तो पुर्तगालियों से मुतालिक ये पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट है। तो अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो इनकी आमद कब होती है? 1498। कौन आए थे सबसे पहले? वास्को डी गामा। और ये भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय भी थे। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और कहाँ पर पहुँचे थे ये? कालीकट बंदरगाह। और वहाँ बादशाह था जामोरिन। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको बनता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उनकी जंगी हिकमत अमली। तो अब ये जंगी हिकमत अमली क्या थी? तो इन्होंने जैसे ही भारत का एक इम्पॉर्टेंस समझ गए थे, क्या समझ गए थे कि तिजारत के हिसाब से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब ये फ़ायदेमंद है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने यहाँ पर 9 आबादियात क़ायम किए। अब 9 आबादियात तो क़ायम कर लिए थे लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होना ज़रूरी था। और ये तहफ़्फ़ुज़ किससे? दुश्मनों से, क्योंकि ये अकेले नहीं थे, बाद में से इनके पीछे पीछे दूसरे भी यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर आ गए थे और यहाँ के मुकामी हुक्मरान भी थे, उनके साथ भी इनके चलती थी कशमकश। तो अब ये अपने नौ आबादियात का तहफ़्फ़ुज़ करना था तो इन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली कौन सी अपनाई, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ, तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने किले तामीर किए। क्यों? ताकि दुश्मनों से उसका मुकाबला किया जा सके। उसके बाद इनकी एक बहरी ताकत थी, समंदरी रास्तों का इस्तेमाल किया उन्होंने रसद के लिए। बहरी ताकत, बहरी फ़ौज किसको कहेंगे? जो समंदरी फ़ौज होती है, बहरी बेड़ा होता है। तो इन्होंने क्या करे थे, समंदर की अहमियत को समझ लिए थे। समंदरों के ऊपर उनकी बहरी फ़ौज हुआ करती थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक कब्ज़ा जमा लिए थे और इस तरह से वो अपने नौ आबादियात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। तो उनकी जंगी हिकमत अमली के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये 3 पॉइंट को लेकर लिख लेना है। तो इंशाल्लाह आपको जितने भी मार्क्स के लिए आए उसके करीब करीब तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे कि इन्होंने किले तामीर किए, बहरी ताकत इनकी मजबूत थी और समंदरी रास्तों का इस्तेमाल किया। और पुर्तगालियों की अगर हम राजधानी देखेंगे तो वो कौन सी थी? गोवा थी। ठीक है। अब उसके बाद वाला है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कारतास। तो अब ये कारतास क्या था? तो ये कारतास था एक इजाज़तनामा। अब ये कैसा होता था, कारतास क्या करना पड़ता था कि पुर्तगालियों का कब्ज़ा कैसा हो गया था, मगरबी साहिल पर हो गया था। तो अब यहाँ से जिसको भी अगर ये सफ़र करना होता था समंदर के रास्ते से, जो तिजारत हुआ करती थी पहले, तो ये तिजारत अगर जो भी भारतीय हुक्मरानों को करना है तो उनको ये ज़रूरी था कि पुर्तगालियों से कारतास लेना होता था, उनको पैसे देकर। ये एक मतलब इजाज़तनामा कि हमको एक लाइसेंस, उसके बगैर समंदर में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे, वहाँ से सफ़र नहीं कर सकते थे। और अगर उस तरह से किया तो उनका सामान पूरा की पूरा
पानी में फेंक दिया जाता था, जहाज़ को तबाह कर दिया जाता था या फिर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता था। तो उस वक्त के जो पावरफुल हुक्मरान थे, मुग़ल, आदिल शाह, इन लोगों तक को कारताज लेना ज़रूरी था। तो अगर आपको कारताज के बारे में आता है तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। ये एक इजाज़तनामा है, एक सिंपल ही, हाँ आप इसको समझो बस। हम आपको बार बार कहते हैं कि रटिफिकेशन की आदत बहुत ख़राब होती है। इसको थोड़ा सा अगर समझ लिए तो आप आपके अल्फाज में अच्छे से लिख सकते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वाला है जहाज़ साजी। अब जहाज़ तो उस दौर में है ना बहुत अहमियत के हामिल थे। तो पुर्तगालियों ने भी जहाज़ साजी का काम शुरू कर दिया था। कहाँ पर करते थे ये? तिजारत के लिए। और ये काम जो होता था, बनाने का जो होता था, गोवा देव दमन के साइड में होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सागवान की लकड़ी आसानी से दस्तयाब थी। सागवान एक कीमती लकड़ी होती है और एक बेहतरीन किस्म की होती है, उसके ज़रिए से जहाज़ बनाया जाता था। अब आते हैं हम पुर्तगालियों का इंतज़ामिया कैसा था। इनका जो था 9 आबादियात जो थे तो कहाँ से कहाँ तक कायम हो गए थे? कैप ऑफ गुड होप से लेकर चीन के मकाओ तक। ये वाला भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर उसके बाद इनके गोदाम में अफसर होते थे। एक अफसर आला होता था, एक मशावरती मजलिस होती थी, और जो मशावरती मजलिस होती थी उसमें होते थे मजहबी रहनुमा, कप्ताऊ, वज़ीर मालियात। ये सब मिलकर जो है अपने 9 आबादियात का काम करते थे। और वो जो अफसर आला होता था उसको वज़राई भी कहा जाता था। ये भी कभी क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इस तरह से उनका इंतज़ामिया था पुर्तगालियों का। अब ये वाली है, लास्ट वाला है कि उनकी मजहबी पॉलिसी क्या थी। तो मजहबी पॉलिसी के बारे में आपको थर्ड लेसन में भी आएगा और फोर्थ लेसन में भी। तो आसान है। देखो ये लोगों ने क्या किए थे, अपनी ईसाई इबादत गाह तामीर किए, और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे तो उनको है ना उनके त्यौहार, शादी ब्याह की तकरीब करने के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी है। मुकामी ज़बान को उन्होंने कुचल दिया। और जो है अगर उनका मज़हब कोई कबूल करता है तो उसको रोज़गार दिए, तोहफे तवाइफ दिए, लालच देकर वो ईसाई मज़हब की तरफ लाते थे। तो इस तरह से पुर्तगालियों की मजहबी पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो वो अपने ही मज़हब को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी है, दूसरों को नहीं। तो इस तरह से पुर्तगाल के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, हमारे मुल्क के में जो उनके हालात रहे उसकी ये मालूमात दी गई है। तो इसमें से अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इंशाल्लाह आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, तो देखो सवालात कौन से बन सकते हैं ये इसमें से, ये इतने टॉपिक पे से, कि पुर्तगालियों की भारत में आमद किस तरह से होती है। फिर पुर्तगालियों की जंगी हिकमत अमली हमने जो देख लिए। भारतीय हुक्मरानों के लिए कारताज लेना ज़रूरी था, ये वजूहात में आ सकता है, राय लिखे में आ सकता है। और पुर्तगालियों ने जहाज़ साजी की इब्तिदा की, क्योंकि क्योंकि उनको तिजारत के लिए ज़रूरी थी। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है पुर्तगालियों की मजहबी पॉलिसी। ठीक है, समझ गया ना ये अच्छे से। हाँ चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का है बरतानिया। अब बरतानिया जो था अंग्रेज़ों का तो हमको अच्छे से पता चला है कि वो कितने साल हमारे पास रहे और उन्हीं की गुलामी से आज़ाद होकर हम 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। तो अभी इनको हमको बरतानिया के बारे में जो मालूमात लेनी है वो कुछ इस तरह से रहेगी, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ कब होता है? 31 दिसंबर 1600। और ये आपको खाके में कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। हाँ, फिर मलिका एलिज़ाबेथ ने क्या किया, पहले क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई और वहाँ की जो मलिका होती है बरतानिया की, उन्होंने इजाज़त दी कि आप मशरक़ी ममालिक से तिजारत कर सकते हैं। और उसके बाद बरतानवी लोगों की, बरतानवी ताजिरों की, बरतानवी अलग अलग हुक्मरानों की यहाँ पर आमद होना शुरू होती है। अब इनके जो थे 9 आबादियात, इन्होंने जो गोदाम कायम किए, 9 आबादियात कायम किए, तो उनको अलग अलग इख्तियारात भी दिए गए थे। सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? तो 9 आबादियात का जो क़याम हुआ तो उसमें क्यों किया गया, इसके रीज़न्स क्या थे, ये है। आपको ये क्वेश्चन आता, हम आपको आगे बताते कि क्यों उन्होंने गोदाम भारत में क़ायम करने का ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ैसला किया, इस टाइप का। तो कैसा था, उस वक्त के जो जहाज़ थे वो बादबानों पर चलते थे, यानी हवा के रुख के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये है ना, इनको है ना जाने के लिए है ना एक मखसूस वक्त में निकलना पड़ता था, यानी कि आबो हवा देखते हुए। और वहाँ से जो रहता था बरतानिया के लिए माल ख़रीदना और वहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था। और जब माल कम कीमत में हो उसे ख़रीद कर महफूज जगह पर रखना भी ज़रूरी था। और कैसा था, उस वक्त जो सफ़र होता था ना तो उसके लिए कम से कम 9 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 13 महीने लगते थे, ठीक है। यानी कि कैसा था कि एक तो मौसम के हिसाब से जहाज़ चलना होते थे, फिर उसके बाद रास्ता तवील था। और जब माल की कीमत कम होती है, यानी कि जिस टाइम पे, जिस सीज़न में माल बहुत तादाद में आता है, मकदार में आता है, तो उस वक्त उसके रेट कम रहते हैं। तो उस टाइम पर वो माल ख़रीद कर ताजिर लोग रख लेते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत था, गोदाम। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में गोदाम कायम करने का फ़ैसला किया। तो इसको भी आप
याद कर सकते, कोई ऐसा बहुत बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वाले आते हैं, हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चंदे के इख्तियारात दे दिए गए थे, और वो कौन से इख्तियारात थे। तो उसमें देखिए कि मगरबी ममालिक से तिजारत का इख्तियार, खिले तामीर करने का इख्तियार, मुलाजिम को सज़ा देने, फ़ौज रखने, जंग या मुआहदा करने का। आपको अगर 5 नंबर के उसमें आता है, नुकात में आता है कि उनके ईस्ट इंडिया कंपनी का गोदाम, उनके इख्तियारात कब क़ायम हुई, किसने इजाज़त दी, इस टाइप के कुछ नुकात के तहत अगर आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसको ही थोड़ा सा आपको आगे से एक लाइन बढ़ा दिए तो आपका ये जुमला बन जाता है। जैसे फ़ौज रखने का इख्तियार दिया, जंग या मुआहदा करने का इख्तियार दिया, ये सब इख्तियार किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और तकरीबन एक और चीज़ इसमें की पॉइंट याद रखिए, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमको है ना स्मार्ट स्टडी करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगा के करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या फिर डच की जो थी उन लोगों की जो कंपनी है, अगर किसी के भी इख्तियारात को पूछा गया तो यही इन्हीं को थोड़ा सा चेंज करके लिख देना, तो इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेम ही है, इसके नुकात इख्तियारात जो है एक जैसे ही है। तो किसी एक भी अगर आप याद कर लेते हैं और अगर कोई दूसरा सवाल आ जाता है किसी के बारे में तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं उनके क्या कहेंगे कि गोदाम के इलाके बरतानिया के कहाँ कहाँ पर थे, मद्रास और सूरत, और उसके अलावा भी बहुत सारे इलाके, अब यहाँ पर उतनी तफसील नहीं जा सकते। और उसके बाद जो है इसके अफसरान कौन कौन होते थे, जैसे वहाँ पर अफसर आला थे, फिर उनकी मशावरती मजलिस थी पुर्तगालियों की, वैसे ही यहाँ पर भी मुहाफिज, कारकुन, मुहतसिब, ख़जानची, सरबरा, ये लोग इसके अफसरान थे, कहाँ के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर उसके बाद जो है किले भी तामीर किए गए हैं यहाँ पर अंग्रेज़ों के उसमें, और इसमें 2 किलों का ख़ास करके ज़िक्र है, अमगांव का जो मद्रास के शुमाल में है, और मद्रास में भी है ना किला और गोदाम तामीर किए गए, और उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और वहाँ पर टकसाल भी कायम किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे। टकसाल किसे कहेंगे, जहाँ सिक्का साजी की जाती है उस मुकाम को, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने इसके जो है बरतानिया है उनके इसमें लास्ट वाले पॉइंट पर, कि एक मुंबई जजीरा था। मुंबई जजीरा किसके पास था, ये कैसे मिला है, क्या हुआ है, इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसा था कि इंग्लिस्तान का जो राजा थे तो उनकी जो है शादी हुई थी पुर्तगाल की शहजादी से। इंग्लिस्तान के जो बरतानिया के बादशाह थे उनका नाम था चार्ल्स दुवम, ठीक है। उनकी शादी होती है पुर्तगाल की शहजादी बरगिंजा से। तो अब ये जब शादी हुई तो पुर्तगाल के बादशाह ने क्या किए थे, वो मुंबई जजीरा जो है चार्ल्स दुवम को तोहफ़तन दे दिया था। और ये मुंबई जजीरा जो हुआ था तो वहाँ पर कैसा था कि आमदनी कम थी और ख़र्चा ज़्यादा था, इसलिए क्या कर दिया, चार्ल्स दुवम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये किराए पर दे दिया। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लिख सकते हैं ना, कोई मुश्किल है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस इसमें क्या क्या बन सकते हैं आपके, तो देखो ये वाले, बरतानिया ने भारत में नौ आबादियात कायम करने का फ़ैसला किया, क्यों किया, क्योंकि उनके जहाज़ जो थे बादबान पर चलते थे, बहुत तवील वर्षा लगता था उस वजह से, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के इख्तियारात क्या थे, जंग करने का, मुआहदा करने का, सज़ा, माफ़ी, ये वो। बरतानवी गोदाम के इलाके और वहाँ के अफसरान कौन से, सूरत है, मद्रास है, और वहाँ पे अफसर कौन से, वो भी हमने मालूमात ले लिए। फिर बरतानवी किले, ये यहाँ के अभी जो मालूमात लिए हैं। और उसके बाद मुंबई जजीरा चार्ल्स दुवम ने किराए पर दिया, क्यों दिया, उसके बारे में भी हमने समझ लिया है। तो इस तरह से बरतानिया के बारे में या पुर्तगाल के बारे में आया कुछ भी तो आप आसानी से लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं हम आगे के हैं डच जो है इनका जो था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1602 में क़ायम हुई, और इनकी जो पहली नौआबादियात थी वो कहाँ थी, मछलीपट्टन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखो। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या इख्तियारात थे, तो ये थे, देखो हमने बोले ना आप लोगों को सेम आते हैं। तो मशरिक़ी मुल्क से तिजारत, जंग मुआहदा करने का, कारखाने क़याम करने, खिलों की तामीर, सिक्के ढालने की इजाज़त, है ना सेम। तो अगर किसी का भी आया तो आप आसानी से लिख लेना। उसके बाद आते हैं हम, हमारे उसमें लास्ट है फ्रांसीसी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम जो होता है वो है 1664, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या इख्तियारात थे, तो फ़ौज और बहरी बेड़ा रखना, मशरिक़ी मुल्कों से तिजारत करना, टैक्स माफ़ करना, जंग मुआहदे करना, है ना सिमिलर, तीनों चारों में भी वही है। तो समझ गया ना आपको कि किस तरह का है ये। और इसमें जो
फ्रांसीसी जो गोदाम थे वो कहाँ कहाँ पर थे, तो ये वाले नाम दिए गए हैं। आपको ये खाके में भी आ सकता है, कासिम बाज़ार, पांडिचेरी, चंद्रनगर, इसमें के जो आसान है राजापुर, ये याद रखो आप लोग। और औरंगज़ेब ने से इजाज़त लिए थे उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में सूरत में जो है गोदाम तामीर कर बनाने की, और उन्होंने उसकी इजाज़त दे दिए थे। तो उन्होंने पहली नौआबादियात अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर होती है, पांडिचेरी। अब ये लेसन का एक आखिरी वाला जो हिस्सा रह गया है वो है कर्नाटक की जंगें। ये भी आपको वजूहात में क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटक की जंगें हुई तो अब क्यों हुई है, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो अब ये जो है पांडिचेरी फ्रांसीसियों का तिजारती मरकज़ था, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते तो आप लोगों को भी अच्छे से दिखता। हाँ, पांडिचेरी जो था फ्रांसीसियों का तिजारती मरकज़ था, जहाँ कर्नाटक के नवाब जो थे उनके ख़ानदान में आपस में इख्तिलाफात चल रहे थे, तख्त के लिए झगड़ रहे थे, और वहीं अंग्रेज़ों की भी नज़र वहाँ पर पांडिचेरी पर थी। तो यहाँ पर दो टीमों की तरफ से, यानी कि जो वहाँ कर्नाटक में जो कुछ चल रहा था टेंशन वगैरह, तो दो तरफ से दो हो गए, एक तरफ से फ्रांसीसी हो गए और दूसरी तरफ से हो गए अंग्रेज़। अब इन दोनों के अंदर मुकाबला शुरू हो गया। तो ये यहाँ पर जो दोनों के बीच में इस वजह से, इख्तिलाफात की वजह से जो जंगें हुई अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्नाटक की जंगें। और इस जंग में कैसा हुआ, अंग्रेज़ों ने जो है फ्रांसीसियों को शिकस्त दे दी। दोनों भी जो इसमें शामिल हुए थे तो अपने अपने मफाद के लिए हुए थे, ठीक है, क्योंकि कब्ज़ा करना चाह रहे थे वो इस इलाके पर। तो ये जो जंगें हुई इनको कर्नाटक की जंगें कहा जाता है, और इन जंगों में जो है फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने शिकस्त दे दी, और उसके बाद भारत में उनका मुकाबला करने वाले दूसरे कोई भी नहीं रहे, यानी कि अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की ही हुकूमत चलने वाली थी फ्रांसीसियों की शिकस्त के बाद। तो इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है आपको, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के इख्तियारात, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के इख्तियारात और कर्नाटक की जंगें। तो इस तरह से ये बहुत बहुत आसान सिंपल लेसन है, खाली अगर आप समझ भी लिए इसको अच्छे से तो आपको इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और उम्मीद है कि आप सब ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया है तो बस यही दुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट की दुआ कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए, हमारे लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और एनिमल्स के लिए, और पेपर्स अच्छे से कीजिए, समझ कर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वाला हम इंशाल्लाह जल्द ही डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।